आप लोग अपनी कॉपी में साइड में कहीं भी साइड में आप लोग क्वेश्चन करके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके सबसे ऊपर में लिख लीजिए। अभी मैं बता दे रही हूँ। ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो कहीं भी साइड में आप लोग ऐसे क्वेश्चन करके वहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। क्योंकि जिस बुक से मैं ये क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। आप लोग जब पढ़ेंगे घटना चक्र, ठीक है, ये एक किताब आती है घटना चक्र करके, घटना चक्र, और इसके नीचे लिखा रहता है पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। इसमें जो कह सकते हैं क्वेश्चन का लेवल होता है, वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन को रखा जाता है, ठीक है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन को रखा जाता है। इसके बाहर इस क्राइटेरिया जो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ ना, इस क्राइटेरिया के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो सब लोग से यही मेरा है कि आप साइड में एकदम लास्ट में कुछ पेज को लेकर के ऐसे ऊपर क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, उसके आंसर आप लिखोगे। अगर आपको आंसर पता है तो सिर्फ आप क्वेश्चन नोट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताऊंगी एग्ज़ाम के टाइम पर यही सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करके अच्छे से जाने होंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा, सबको इसका आंसर पता होगा। भारतवर्ष आकार में, भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन, अब सुनिए, ऑप्शन ए है पांचवा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी है छठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी सातवां बड़ा देश है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, रूबी जी का जवाब सबसे पहले आया है, फिर कृतांजलि मिश्रा, रेनू, गीता, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, एमपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है। सोचिए, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप, अगर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या अगर वो क्वेश्चन आपके पास है तो आप उस पर टिक कर लीजिए। सातवां सबसे बड़ा देश, ठीक है, सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब आपको बताना है, पहले हम एक क्वेश्चन बोलेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन बोलेंगे, और ऑप्शन में बताना है कि कितने ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन के लिए मैं पहले 4 ऑप्शन बोलूँगी, 4 ऑप्शन बोलूँगी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नीचे जो आंसर सही होगा, जो आंसर सही होगा, 1 या 2, 1 और 2 दोनों, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा 2 और 3 दोनों, अगला रहेगा 1 और 3, और चौथा ऑप्शन आपका रहेगा 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, ऐसे आपको बताना है, A B C D, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है, ठीक है। यानी कि आपको कथन दिए जाएंगे, कथन दिए जाएंगे, कुछ वाक्यांश दिए जाएंगे, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन भारत के बारे में सही है, भारत के बारे में सही है, ठीक है। आगे अब देखिए, पहला कथन है कि जो भारत है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, 5वां सबसे बड़ा देश है। गुड मॉर्निंग ममता जी। पहला कथन आपका ये है कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है।
दूसरा आपका इसमें कथन कहा गया है, गुड मॉर्निंग सीमा जी, दूसरा कथन कहा गया है 2.4% भाग, 2.4% भाग भारत के क्षेत्रफल में आता है, भारत के क्षेत्रफल में आता है या भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तीसरा कथन कहा गया है समूचा भारत पूरा, यानी कि समूचा भारत कहने का मतलब पूरा भारत उष्णकटिबंधीय है, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय है। और चौथा कथन कहा गया है कि जो इसकी मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अब इसमें आप बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, कौन सा इसका आंसर सही होगा, 1 और 2 दोनों, 2 3 दोनों, 1 3 दोनों, या फिर 2 और 4 दोनों। सिर्फ एक लोगों का भी जवाब आया। चलिए डी रूबी जी का आ गया, रेनू का 2 और 4, गीतांजलि का 2 और 4, पूजा जी का बी आंसर आ रहा है। पूजा गुप्ता बी कैसे होगा, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करेंगी तो 1 और 3 दोनों कैसे सही होगा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का 2 और 4 आंसर आ रहा है, पूजा जी का 1 और बी, ठीक है, मतलब पहला और तीसरा इनका सही हो रहा था, अच्छा गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, डी वाला इसका आंसर सही होगा, ठीक है। पहली चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना तो सिर्फ एक गलती पहले आप पकड़ो, कोई भी एक गलती, नॉर्मल सी बात है। अभी हम यहाँ पर पढ़े हैं कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है और 7वें स्थान पर भारत है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि 5वें स्थान पर भारत है, तो ये पूरी तरीके से आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़े थे कल के ही क्लास में, हम लोग रिवाइज किए हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। कोई संख्या बताएगा कि कितने वर्ग किलोमीटर है, कितने किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर स्क्वायर है। सर भी आंसर टाइप करेंगे, 3287 वेरी गुड ममता जी, 3287 बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों को याद है, ठीक है, सभी बच्चों को याद है। तो ये आपके भारत का टोटल क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है ये बिल्कुल गलत है, उष्णकटिबंधीय पूरा भारत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो भारत का विस्तार है, जो भारत का विस्तार है ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, भूमध्य रेखा के ऊपर है। तो जब भूमध्य रेखा के ऊपर है और हमें ये भी पता है कि जो 23.5 अंश नॉर्थ है, यानी कि जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के बीच से गुजर जाती है, तो यही क्षेत्र जो है ये हमारा उष्णकटिबंधीय होगा। इसके ऊपर का जो इलाका होगा वो उपोष्ण कटिबंधीय होगा, क्या होगा, उपोष्ण होगा, यानी कि कुछ उष्ण होगा और कुछ उसमें क्या होगी, शीतलता रहेगी, कुछ ठंडी रहेगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और चौथा वाला फिर से हमारा सही हो जाएगा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को ही हम भारत का क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। क्लियर है? आपको आंसर करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। आपको अब बताना है कि भारत का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है वो कितने देशांतर से कितने देशांतर और कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक और कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के मध्य भारत का विस्तार है। जल्दी जल्दी बताएंगे। सर को लाइफ लाइन चाहिए तो कोई भी उनका हेल्प कर सकता है, जो पहले आंसर टाइप करेगा वो सर का हेल्प कर देगा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। 37 अंश, ये 30 क्या है अंशु जी, 37 अंश 6 सेकंड से 6 अंश 4 मिनट,
उल्टा काहे बता रही हैं, नीचे से बताना चाहिए ना, पहले 6 अंश होगा। अक्षांश में हम लिखेंगे 6 अंश, 6 अंश 4 मिनट से ले करके, ठीक है। उत्तरी ये भी साथ में लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश से ले करके 37 अंश, 37 अंश 6 मिनट तक, 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। कहाँ पर आएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा। और देशांतर, देशांतर वेरी गुड, रूबी जी का, रेनू जी का, सबका जवाब आ रहा है, ठीक है। देशांतर इसका क्या है, देशांतर क्या है, तो देशांतर इसका है 68 अंश 7 मिनट से, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 7 मिनट 25, 97 अंश 25 मिनट देशांतर तक, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का ये सब तैयार है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग रोज करेंगे, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं आज की क्लास पे, हमें पढ़ना क्या है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, ज़्यादा ही पढ़ लिया था, तो आज थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अपना अपना नोट्स खोल लीजिए, और सब लोग ऐसे तैयारी करके आया करिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है मेहनत से पढ़िए, फिर देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा कि जो आप लोग पास नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कल पढ़ लिए थे कि जो हमारे भारत का पठार है, ठीक है, जो भारत में पठार हैं, या जो भारत के दक्षिण का जो भारत है, ठीक है, दक्षिण का भारत है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं, ये वाला हिस्सा, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये पठारों का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए इसका महत्व क्या है। तो हमें हेडिंग डालना है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, ये हेडिंग आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व हो सकता है हमारे लाइफ में, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर, क्या महत्व हो सकता है हमारे लाइफ में प्रायद्वीपीय पठार का। कहाँ गायब हो गए सब, प्रायद्वीपीय पठार का कोई तो महत्व बताइए कि हमारे लाइफ में इसका क्या महत्व है। देखिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पठार है, ठीक है, पठार है, तो हमें पता है कि इसकी ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी वो समतल भूभाग से थोड़ी ऊपर होगी, ठीक है, समतल भूभाग से थोड़ी ऊपर होगी, ये हम सबको पता है। तो आप बताइए, जब हम विद्युत उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, जल प्रपात की ज़रूरत होती है, जल प्रपात की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं, झरना कहते हैं, क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। हमारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में क्या होता है कि जो हिमालय से नदियाँ निकलने वाली हैं वो इतनी तेज़ी से ढलान पाती हैं कि वो एकदम लगातार बहते चली आती हैं, और विद्युत उत्पादन करने के लिए हमें डैम बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, पानी को रोकने के लिए, कि हम पानी को रोकें और फिर हम इसे जलप्रपात बना करके गिराएंगे, ठीक है। तो नीचे हम यहाँ पे विद्युत उत्पादन के लिए मशीन लगाए रहते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे झरने अधिक पाए जाते हैं, जलप्रपात अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये पठार है, पठार है, नदियाँ ऐसे बह करके आएंगी और बिल्कुल सीधे ढलान से गिरती हैं, ठीक है, सीधे ढलान से गिरती हैं यहाँ पे, इसीलिए विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है। क्या संभव हो पाता है,
विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है। तो इस पॉइंट को हमें नोट करना है। यहाँ पर कहने का मतलब प्रायद्वीपीय पठार में या दक्षिण भारत में, ठीक है, यहाँ पर अनेक जलप्रपात हैं, अनेक जलप्रपात हैं जिनसे विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है, विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, ये पॉइंट एकदम अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। समझते चलेंगे ना, जब समझेंगे कोई चीज़ तो लिखना याद करना ये दूर की चीज़ है, आपके सामने जब वो क्वेश्चन रखे जाएंगे ना अपने आप वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है। देखिए, जब ये पठार की स्थिति बनती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अनेक खड्डे भी बनते हैं। खड्डे मतलब क्या होता है, गड्ढा हम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। प्राकृतिक तौर से ये गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, प्राकृतिक तौर से ये बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे झील भी अधिक है। क्या अधिक है, झील अधिक है। तो झीलों की वजह से सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो पाती है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो पाती है। तो ये भी पॉइंट हमें नोट करना है। प्राकृतिक खड्डों के कारण यहाँ पर तालाब की अधिकता है। तालाब की क्या है, अधिकता है, जिनसे सिंचाई संभव हो पाता है, जिनसे सिंचाई संभव हो पाता है। सिंचाई संभव हो पाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग के समझ में आए, ये दो पॉइंट समझ में आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। जहां जिसको समझ नहीं आएगा वो पूछ लेगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि जो दक्कन के पठार है, ठीक है, दक्कन के जो पठार हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, पहले ये अब बताइए। तो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है लावा से। किससे हुआ है, लावा से निर्माण हुआ है दक्कन के पठार का, लावा से निर्माण हुआ है दक्कन के पठार का। अब जब इस लावा का क्या होता है, अपर्दन होता है, मतलब वो टूटता है। और जब इसका निक्षेपण होता है, निक्षेपण कहने का मतलब कि जब ये जल और हवा के द्वारा बहा करके कहीं एक जगह स्थिर किया जाता है तो उससे निर्माण होता है काली मृदा का। किसका निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उसके सामने, या कुछ ऐसे कर लीजिएगा हाइलाइटर की तरह। पहली चीज तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, काली मृदा की अधिकता कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है, और खास करके ये जब हम मध्य प्रदेश वाला एरिया लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर इसकी अधिकता है। ठीक है, दूसरी चीज, काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो काली मृदा का निर्माण लावा से होता है। किससे होता है, लावा से होता है। लावा का जब अपर्दन और निक्षेपण होता है तो काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा में सर्वाधिक किसकी खेती की जाती है, तो काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आए आप लोग को, बिल्कुल। चलिए अब अगले पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखेंगे। तो
आप जब देखेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, आप लोग मैप में ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये समुद्र वाला नहीं, मैं समुद्र में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं चला कहाँ रही हूँ पेन। ये साइड का देखिए, ये जो भूभाग है, ये वाला इलाका जो है, ये हमें पता है ये पश्चिमी घाट है। कैसे घाट है ये, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट की एक विशेषता है, पश्चिमी घाट की एक विशेषता है कि अधिक वर्षा वाले, ठीक है, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। पहले पॉइंट नोट करिए फिर समझिए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा के, अधिक वर्षा वाले, अधिक वर्षा वाले समतल, समतल उच्च भागों पर, उच्च भागों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब निर्माण होगा तो इसमें हम कौन से फसल को उगा सकते हैं, तो लिखेंगे जिसमें या जिन पर, जिन पर मसालों, मसालों, चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, ये कॉफ़ी लिखा है देख लीजिएगा, कहवा, कहवा आदि की खेती की जाती है, आदि की खेती की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब क्वेश्चन आप देखिए कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल सोला घास जो है ये भी हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और खास करके ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सोला घास महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब इस यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, सबसे पहले तो दिया जा सकता है कि किन घाट पर, किस घाट पर, पश्चिमी या पूर्वी, ठीक है, किस घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पे कैसे मृदा पाई जाएगी, तो यहाँ मृदा पाई जाती है लेटेराइट। कैसे मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और आप देख लो कि जो पश्चिमी घाट है वो कौन कौन से क्षेत्र को, कौन कौन से राज्यों को छूता है, या किस राज्य में पश्चिमी घाट पड़ेगा। तो ये आपके लगभग कुछ महाराष्ट्र का इलाका होगा, कुछ हमारे कर्नाटक का इलाका होगा, कुछ केरला और कुछ तमिलनाडु का इलाका होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और साथ में अगर हम गोवा को देखें तो गोवा को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि एकदम ये समुद्र से छूता हुआ है, तो हम गोवा को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, या इनका कुछ हिस्सा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का निर्माण करते हैं, मसालों का खेती करते हैं, चाय की खेती करते हैं, कहवा की, काफ़ी की, इनकी खेती की जाती है। और आप देख लो कर्नाटक जो है यहाँ पे सर्वोत्तम कॉफ़ी और कहवा की खेती की जाती है, ठीक है। केरल में मसालों की खेती की जाती है, तमिलनाडु में भी मसाला, चाय, कॉफ़ी, कहवा, इन सब की खेती की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बने कि पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे कि यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा में किसकी खेती की जा सकती है, तो लेटेराइट मृदा में मसाला, चाय, कॉफ़ी, कहवा की खेती की जाती है। या दूसरा यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन फसलों की खेती किन राज्यों में होती है, तो इन फसलों की जो खेती है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल गुजरात नहीं है, गुजरात पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जब आप पश्चिमी घाट को भी पढ़ेंगे तो इसमें 2 क्षेत्र में बांट दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको गुजरात को नहीं रखते हैं। इतने पॉइंट समझ में आ गए आप लोग को। चलिए अब हमें एक चीज और देखना है कि वहां के लोग खाते क्या हैं,
क्या वो लोग सिर्फ चाय पी के रहते हैं, सिर्फ मसाला खा के रहते हैं? नहीं, वहाँ पे मोटे अनाज भी होते हैं। कैसे अनाज होते हैं? मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। यानी कि जो शेष भाग बचे हैं, शेष भाग जो प्रायद्वीपीय भारत के हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल मृदा है। वहाँ पर कैसी मृदा है? लाल मृदा है। और इसमें पाई जाते हैं या इसमें खेती किए जाते हैं मोटे अनाज के। किसके खेती किए जाते हैं? मोटे अनाज के खेती किए जाते हैं। तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सब्जियां, कुछ सब्जियों का भी उत्पादन यहाँ पे अच्छे से होता है। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन अच्छे से होता है। तो एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर हम लोग 3 मृदा पढ़े। कितने मृदा पढ़े? 3 मृदा। पहली तो वहाँ पर पाई जाएगी काली मृदा, दूसरी वहाँ पे मिलेगी हमें लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा, और तीसरी हमें क्या मिलेगी? लाल मृदा मिलेगी। क्या मिलेगी? लाल मृदा मिलेगी। किसका उत्पादन होता है? काली मृदा में कपास का उत्पादन करेंगे, लेटेराइट मृदा में हम मसाला, चाय, कॉफ़ी, कहवा का उत्पादन करेंगे, और लाल मृदा में हम मोटे अनाज, तंबाकू और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे तंबाकू की खेती किस मृदा में की जाती है? तो तंबाकू की जो खेती है, तंबाकू की जो खेती है वो लाल मृदा में की जाती है। किस मृदा में की जाती है? लाल मृदा में की जाती है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? आगे जब हम मृदा का पढ़ेंगे ना, मृदा एक टॉपिक है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब आप लोगों को पूरा हम इसका विस्तृत क्षेत्र बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी मृदा पाई जाती है। अभी बस आप अपने माइंड में इतना सेट करो कि जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे 3 मृदा मिलेगी, काली, लेटेराइट और लाल मृदा, और इनमें कौन कौन से फसलों का उत्पादन हम करते हैं। इतनी चीज़ें बस आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसके उपयोगिता भी हम लोग देख लिए कि यहाँ पे अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं जिसकी वजह से विद्युत उत्पादन आसानी से किया जाता है, और यहाँ पे प्राकृतिक खड्डों के होने की वजह से तालाब की अधिकता है। ठीक है, और इसी की वजह से वहाँ सिंचाई आराम से हो पाती है। ठीक है, सिंचाई आराम से हो पाती है। ठीक है, लाल मृदा, देखिए हर जो मृदा का निर्माण होता है रूबी जी, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मानसून। ठीक है, जहाँ का मौसम थोड़ा गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है, और वहाँ पे वर्षा कम होती है। गर्म होता है और वर्षा कम होती है। साथ ही साथ वहाँ के अगर मृदा में लौह तत्वों की अधिकता होगी, फेरस ऑक्साइड हम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड कहते हैं। अगर इसकी मात्रा अधिक है तो वहाँ की मृदा जो होती है वो लाल होती है। कैसी मृदा होगी? लाल मृदा होगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ हिस्सों में लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा क्यों पाई जाती है? क्योंकि लेटेराइट मृदा पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, और लेटेराइट मृदा जो होती है ना, लेटेराइट मृदा जो होती है वो थोड़ी मोटी मृदा में आती है। कैसी होती है? मोटी मृदा होती है, कंकड़ी होती है, कंकड़ी होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे कंकड़ की तरह के पार्टिकल होते हैं, और ये पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, अगर पर्वत इलाका नहीं है तो लेटेराइट मृदा नहीं पाई जाएगी। ऑल क्लियर? ये क्या किए सर? बच्चों को जो हमारा दक्षिणी भारत है यहाँ पर जो कह सकते हैं फसलें तो हम लोग पढ़ लिए, यहाँ के वन कैसे पाए जाते हैं, और वन के साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि वहाँ के जो जानवर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं या उनका पशुपालन कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो पहले लिखते हैं और साथ में समझते रहेंगे। पहले हमें देखना है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट, अभी आप लोगों को बताए हैं कि पश्चिमी घाट पर वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, वर्षा की बहुत ज़्यादा होती है, अधिक वर्षा होती है,
और हमें ये भी पता है कि ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो यहाँ पे गर्मी भी अधिक होगी। ठीक है, गर्मी भी अधिक होगी, यानी कि वर्षा अधिक हो रही है और साथ में गर्मी भी अधिक हो रही है। तो यहाँ पर वन कैसे पाए जाएंगे? यहाँ पर हमें मिलेगा सदाबहारी वन, सदाबहारी वन। ठीक है, सदाबहारी वन पाए जाते हैं, यानी कि जो वर्ष भर हरे भरे होते हैं। सदाबहारी वन में कौन कौन से हम वृक्षों को रखते हैं? तो सागवन होता है। ठीक है, सागवान हम जिसे बोलते हैं, देवदार, देवदार, महोगनी, महोगनी, चंदन। अभी पुष्पा मूवी देखे हैं ना, तो उसमें लाल चंदन का व्यापार हो रहा था। ठीक है, बांस, बांस, और एक और होता है वृक्ष जिसे हम आबनूस के नाम से जानते हैं, आबनूस के नाम से जानते हैं। ये सब वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारे वृक्ष हमारे दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ठीक है, जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही यूज़फुल होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस इलाके में या जिस क्षेत्र में, दक्षिणी भारत के जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, थोड़ी कम वर्षा होती है, वहाँ पर मिलती है घास की भूमि। कैसी भूमि मिलेगी? घास की भूमि मिलेगी, और इन्हीं घास के भूमि में ही पशुपालन किया जाता है, इन्हीं घास की भूमि में पशुपालन किया जाता है। ठीक है, इन्हीं घास की भूमि में पशुपालन किया जाता है। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या कहेंगे? पश्चिमी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी हिमालय के बाद ये जो बीच का हिस्सा आता है, बीच का जो हिस्सा ये हिमालय का रहेगा, इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। क्या कहेंगे इसे? मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। और इधर का जो हिस्सा ये नीला वाला हमें दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं पूर्वी हिमालय। क्या कहेंगे? पूर्वी हिमालय कहेंगे। ठीक है, ये आपको मैं अभी सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, देखिए ये हिमालय का विस्तार नहीं है, मतलब इस तरीके से हम विस्तार के आधार पे नहीं पढ़ते हैं। हम हिमालय को दो आधार पे मुख्यतः बांट करके पढ़ते हैं। एक तो निर्माण के आधार पे कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण के आधार पर पढ़ते हैं हम इसे। और दूसरा हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर पढ़ते हैं, नदियों के आधार पर हम हिमालय का विभाजन करते हैं। लेकिन ये हमें दिशाओं के आधार पर ज्ञात होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पूर्वी हिमालय कहा जाएगा तो ये वाला हमें इलाका याद रखना है। मध्य हिमालय कहा जाएगा तब हमें नेपाल और कुछ चाइना का क्षेत्र याद रखना है। और जब पश्चिमी हिमालय कहा जाएगा तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो पंजाब का कुछ क्षेत्र है वो इलाका याद रखना है। और काराकोरम सबसे ऊपर की श्रेणी होती है, काराकोरम सबसे ऊपर की श्रेणी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पूरा हिमालय है, जो पूरा हिमालय है, उस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल नहीं मिस करना है आपको। कल हम लोग क्लास में देखेंगे कि किस सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है, जैसे आप लोग भूसन्नति सिद्धांत पढ़े होंगे, भूसन्नति सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे तो एकदम परेशान नहीं होंगे। कल की क्लास में ये सारे चलने वाले हैं। भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे, टेथिस सागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेथिस सागर के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन तथा भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन तथा भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास कोई मिस नहीं करेगा। और साथ ही साथ आप लोग रिवीजन किया करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। बिल्कुल, छोटा नागपुर पठार जो है वो आपके ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये वाला इलाका पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार, ये वाला क्षेत्र होता है छोटा नागपुर का पठार।
ठीक है। और वो दक्षिण भारत अगर हम देखें तो ये जो जिस मृदा से या जिस प्रकार से इस दक्षिण भारत का निर्माण हुआ है वैसे ही इसका भी निर्माण हुआ है, लेकिन बीच में मालदा गैप है। मालदा गैप क्या होता है ये आपको बताया जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला इलाका दूसरे तरीके से बनना स्टार्ट हो गया और ये नागपुर का पठार जो है वो जैसे दक्षिण भारत का निर्माण हुआ है वैसे ही ये भी बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आप लोग थोड़ा घूम टहल ले।